नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 52 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है, तो आप जिस भी माध्यम से हैं उस माध्यम में प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। भारत में ब्रिटिशों द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त के बारे में यहाँ पूछा गया है। परमानेंट सेटलमेंट की कौन सी विशेषता थी? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, लगान सीधे किसानों से वसूला जाता था। दूसरा है, यह प्रणाली सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। तीसरा है, भू राजस्व स्थिर नहीं था और उत्पादन के साथ बढ़ाया जा सकता था। और आखिरी आपको दिया गया है, जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया था। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? क्लास, जब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो हम जमींदारी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं। जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था जो थी उसमें लैंड का ओनर कौन होता था? जमींदार होता था। और अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे कि जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या है? डी है। याद रखिएगा, जो रेवेन्यू था वो क्या डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था? किसानों से नहीं। जमींदार जो था वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था किसानों से, और जमींदार रेवेन्यू किसानों से कलेक्ट करने के बाद जमींदार जो था वो ब्रिटिश सरकार को वो रेवेन्यू देता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले के क्लासेस में आपको बताया है कि ये आपके पीजेंट्स हैं, अगर फार्मर्स हैं तो इनके बीच में एक जमींदार हुआ करता था, और जमींदार का ये काम था कि वो पीजेंट से रेवेन्यू कर की वसूली करे और उससे ब्रिटिश ऑफिसर्स को दे कलेक्ट करने के बाद। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यह प्रणाली सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी? नहीं। हम जब रैयतवाड़ी प्रथा की बात करते हैं तो वो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्र की बात है। भू राजस्व स्थिर नहीं था, परमानेंट सेटलमेंट है, जमींदारी व्यवस्था है। परमानेंट नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जो व्यवस्था थी ये आपकी परमानेंट थी। भू राजस्व जो था वो परमानेंट था, एक डिसाइडेड था, ये याद रखिएगा। और उत्पादन के साथ बढ़ाया घटाया जा सकता था, ये बिल्कुल गलत है। तो इनमें से आपका सही उत्तर जो है वो है डी। अब यहां पर मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बता दिया, यहां पर देख लीजिए, ये जो बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहां पर जमींदारी सिस्टम जिसको कि हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं वो था। बॉम्बे मद्रास वाले क्षेत्र में आपका रैयतवाड़ी सिस्टम, और यहां पंजाब और यूपी वाले में महलवाड़ी सिस्टम, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा और जानकारी आपको दे दूं यहीं पर, जब हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं, देखिए जब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे, जमींदारी सिस्टम की बात करेंगे, तो याद रखिएगा परमानेंट सेटलमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, जमींदारी सिस्टम जिसको कि हम कहते हैं, तो मैंने आपको बताया यहां पर ब्रिटिश है, ब्रिटिश के मध्य में आपको दिखेगा जमींदार, और फिर फार्मर्स या पीजेंट मतलब किसान। तो किसान रेवेन्यू को कलेक्ट करके जमींदार को देते थे, और जमींदार जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसे ब्रिटिश को देते थे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। जब हम रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर जो लैंड का जो फार्मर था वही उसका ओनर हुआ करता था, और फार्मर डायरेक्टली जो रेवेन्यू था उसे ले जाकर ब्रिटिशर्स को देता था। नो मिडिल मैन, ये जो जमींदारी सिस्टम में बीच में जमींदार ला दिया गया था, इसी जमींदार को रैयतवाड़ी सिस्टम में हटा दिया गया। यहां पर किसी भी मिडिल मैन को नहीं रखा गया। जो रैयत है, वहां के जो फार्मर्स हैं, वो डायरेक्टली रेवेन्यू जो है, जो टैक्स है, वो ब्रिटिश ऑफिसर को देते थे। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे ना, तो एक महल मीन्स एक गांव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, महल मीन्स ऐसे समझो एक विलेज की हम बात कर रहे हैं, और उस विलेज में एक कोई आपका कोई भी मिडिल मैन सिलेक्टेड है, उसी को सब अपना टैक्स जो है वो कलेक्ट करके जो उस विलेज से बिलोंग करता है उसको देगा, उस महल को देगा, वहां का जो मेन किसी भी बूढ़े आदमी या किसी को भी सिलेक्ट किया है, और वो ले जाकर उस रेवेन्यू को ब्रिटिश ऑफिसर को देता था। ठीक है, महल मतलब क्या होता है? आप महल मतलब समझिए, हम एक विलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पूरे विलेज से रेवेन्यू को कलेक्ट करके फिर ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता था।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्नों के माध्यम से समझाऊंगी तो और चीजें क्लियर होती चलेगी। अब देखो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से जल्दी से रिवाइज करा दूं। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्टार्ट हुआ था। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, किसे कहा गया? कॉर्नवालिस को कहा गया। याद रखिएगा, भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता। भारत में सिविल सेवा के संस्थापक किसे कहा गया है? तो सिविल सेवा की बात हो तो कॉर्नवालिस को याद किया जाता है। जमींदारी सिस्टम की बात हो कॉर्नवालिस याद रखेंगे। साथ ही साथ भारतीय न्याय व्यवस्था की हम बात करेंगे तब भी आपको कॉर्नवालिस याद रखना है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ था? स्थायी लगान, राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदार के रूप में एक समर्थक वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। आप देखते हैं, आपने लगान मूवी देखी होगी या जो पहले की मूवीज बनती थी उसमें जो जमींदार हुआ करते थे वो बेचारे किसान कितना भी सफर कर रहे हो लेकिन उनसे रेवेन्यू को कलेक्ट करके वो जाते थे ब्रिटिश ऑफिसर को देते थे। बल्कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे ये जमींदार उनके बहुत, मतलब हम कह सकते हैं ना कि बहुत समर्थक वर्ग हुआ करते थे, क्योंकि इससे इनकी भी पहुंच ऊपर तक पहुंचती थी, इस वजह से समर्थन करते थे। कॉर्नवालिस भारत में व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने वाला नहीं बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति का नाश करने वाला था। यह कथन किसने कहा है कि जो कॉर्नवालिस था उसने व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण नहीं किया बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति का नाश किया? ये बोला है सर चार्ल्स मेटकाफ ने, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक न्यायिक, पुलिस एवं राजस्व के संबंध में नियमों की एक संहिता किस नाम से तैयार की थी? तो इसे कहते हैं कॉर्नवालिस कोड 1793, जिसमें उसने प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस एवं राजस्व के संबंध में नियमों की एक संहिता तैयार की थी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से परीक्षा में प्रश्न बना है, आने वाले समय में भी प्रश्न बन सकता है। अब इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न जो है वो रैयतवाड़ी प्रणाली से रिलेटेड है। यह सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, जमींदारी सिस्टम की बात करते हैं, तो जो जमींदारी सिस्टम है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में। रैयतवाड़ी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये आपका मद्रास, बॉम्बे वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व सीधे किसान, रैयतों से वसूला जाता था। बिल्कुल सही है, मैंने एक बताया था, जो लैंड है उसका ओनर जो है वो फार्मर ही है जो उसमें फार्मिंग कर रहा है, और वो फार्मर डायरेक्टली जो टैक्स है वो ब्रिटिशर्स को ले जाकर दे रहा है, ब्रिटिश ऑफिसर को ले जाकर दे रहा है। तो टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है किससे? फार्मर से। तो ये भी बहुत एकदम सही है। ठीक है, भू राजस्व स्थायी रूप से तय किया गया था और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता था। ये गलत है, ध्यान रखिएगा क्लास। परमानेंट सेटलमेंट जो था, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, इसीलिए उसमें बोला गया है क्योंकि उसमें भू राजस्व उसमें आपका जो था वो स्थायी रूप से तय कर दिया गया था और उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना था। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में परिवर्तन हो सकता था। ठीक है, इवैल्यूएशन के बेसिस पे। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 2 कथन सही हैं, 1 और 2। तो 2 कथन सही हैं, तो क्या होगा? केवल 2। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, कहीं पर भी डाउट होगा, कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड ये प्रश्न है। गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति दी जिनमें हिंसात्मक कार्यों के लिए दोषी व्यक्ति भी शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी। तीसरा है, इस समझौते के परिणाम स्वरूप भगत सिंह की मृत्यु दंड की सजा को तुरंत कम कर दिया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो गांधी इरविन पैक्ट का ही रिजल्ट ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो तैयार हो गई थी कि सेकेंड जो आपका गोलमेज सम्मेलन होने वाला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला, उसमें हम भाग लेंगे। आपको पता होना चाहिए, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस समय भारत में अगर हम देखें, आईएनसी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। आपको पता है ये वही समय है जब महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च किया।
ठीक है, नमक आंदोलन किया और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो इसी वजह से आईएनसी मेंबर ने पूरी तरीके से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर दिया था। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी ये बात पता थी कि अब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट के कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। तो इसको देखते हुए उन्होंने इरविन से कहा कि आप बात करिए। तो इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट में ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति दी थी, जिनमें हिंसात्मक कार्यों के लिए दोषी व्यक्ति भी शामिल थे। ये आपका गलत है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा करने की बात की गई थी, लेकिन अगर कोई जो बंदी था वो ऐसा था जो कि हिंसात्मक गतिविधियों में सम्मिलित था, उनको रिहा करने की बात नहीं कही गई थी। और आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट के बाद भी भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया था और उनको मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों आपका गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी थी, ये आपका सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? बी आपका सही हो गया, ठीक है। इसी वजह से कई बार बोला जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट सही ढंग से साइन नहीं हुआ था, क्योंकि भगत सिंह को इस पैक्ट के बाद भी उनको रिहाई नहीं दी गई। लेकिन इस पैक्ट में ये चीज था कि जो भी हिंसात्मक गतिविधियों में सम्मिलित है उनको रिहा नहीं किया जाएगा, ठीक है। बहुत लोग ने विरोध भी किया था, लेकिन उसके बाद भी नहीं रिहा हुए थे वो। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। क्या प्रश्न है? ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से है प्रश्न ये, ठीक है। 1909 वाले एक्ट की बात की गई है, जिसको कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ये आप सभी को पता है, क्लियर है क्लास? ये आप सभी को पता है कि इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। इसने विधायी परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रस्ताव लाने और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी, ठीक है। इट अलाउड द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू मूव द रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की बात यहां पर की गई है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि इट इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको बताना है यहां पर सही उत्तर क्या होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। इसने पहली बार वाइसरॉय और राज्यपालों की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया। तीसरा है, इसने विधायी परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी। आपको बताना है कि सही उत्तर यहां पर क्या होगा। तो बताइए क्लास, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूं कि यहां पर इसने विधायी परिषद के सदस्यों को बजट पर प्रस्ताव लाने और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की यहां पर बात की गई है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार सबसे पहले कब मिला था? तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बताइए। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बजट में टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये बात मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में की गई थी। ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर, ये भी आपका सही है, ठीक है। याद रखिएगा, एसपी सिन्हा जो थे वो पहले इंडियन थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित थे वाइसरॉय के। तो एसपी सिन्हा। इट इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान रखिएगा, यहां पर इलेक्शन की बात की गई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में, लेकिन वो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन और डायरकी की बात, डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष चुनाव और डायरकी द्वैत शासन, डायरकी की बात किसमें की गई थी? 1919 एक्ट में, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। तो यहां पर आपके कितने स्टेटमेंट सही हैं? केवल 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है क्लास। आगे बढ़ते हैं, नोट करते हुए चलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। 1909 वाले एक्ट को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? मैंने आपको बता दिया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं,
ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष में लागू हुआ था? तो जनवरी 1910 में। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ये। 1909 के अधिनियम द्वारा वाइसरॉय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 60 कर दी गई थी, याद रखिएगा। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके एटी अरुंडेल, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में किस प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अभी मैंने आपको एसपी सिन्हा के बारे में बताया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हम। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि मुस्लिम्स के लिए पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कब की गई थी? तो मौले मिंटो रिफॉर्म में की गई थी। आपने देखा होगा, इसीलिए कहा जाता है कि मौले मिंटो रिफॉर्म ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नींव रख दी थी, क्योंकि मौले मिंटो रिफॉर्म में ही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है? तो यहां पर समझ लीजिए कि जैसे कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर उसी मुस्लिम पॉपुलेशन का ही कोई आदमी जो है वो लीडर के रूप में खड़ा होगा और उसको जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस कम्युनिटी की भी हम बात करते हैं, वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, वहां पर उस कम्युनिटी का ही लीडर इलेक्शन में खड़े होंगे और उनको वोट देने वाले भी उसी कम्युनिटी के होंगे। ठीक है, सबको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो यहां पर इसीलिए बोला जाता है कि मौले मिंटो रिफॉर्म ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की नींव रख दी थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था? मैंने अभी आपको बताया, 1909 वाला। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी? तो मिश्रित निर्वाचन मंडल की बात की थी। तो ठीक है, क्लियर? तो इतनी चीजें याद रखना है आपको 1909 के बारे में। यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। 1909 वाला समय आप देख रहे हो, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मुस्लिम्स के लिए की गई है। और 1906 की अगर हम बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ है। ठीक है, और 1907 में क्या हुआ है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, ये याद रखिएगा। और 1909 में हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर ली। चलो, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कांग्रेस ने किस वर्ष चुनावों में भाग लिया था? तो जो आपका 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके तहत जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे वो किस वर्ष कराए गए थे? ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए किस वर्ष कराए गए थे? तो 1937 में कराए गए थे। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। चलो, यहां पर कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा क्लास इन प्रश्नों को। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी किसके पास? यहां पर रेसिडरी पावर की बात की गई है। अगर आज के समय में हम देखें तो हमारे यहाँ 3 लिस्ट है। हम जब संघीय ढांचा की बात करते हैं तो उसमें हम विभाजन की बात करते हैं, शक्ति के वितरण की बात करते हैं, संघ और केंद्र के, मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य। ठीक है, तो आप देखते हैं संघ सूची है, मतलब जो आपकी संघ सूची है उस पर किसका अधिकार होता है? सेंटर का अधिकार होता है। ऐसे राज्य सूची है, ठीक है, और समवर्ती सूची है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं होते हैं। वो आपकी कौन सी सूची होती है? वो आपके अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, रेसिडरी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो उस समय पूछा गया है 1935 का जो एक्ट था उसमें रेसिडरी पावर किसके हाथ में थी? तो गवर्नर जनरल वाइसरॉय के हाथ में। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? अखिल भारतीय संघ शब्द की बात की थी तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था कितने में? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि आज भी आपको देखने को मिलती है। यही तो संघ की बात है। यहीं पर तो किया शक्ति का विभाजन के वितरण की बात की गई है। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। किस अधिनियम द्वारा भारत के
को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा लिखित संविधान देने का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूची थी कितनी? तो यहां पर ध्यान रखिएगा 321 321 आपके अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित करने की बात कही गई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना इच्छित था भारतीय राजाओं को। मतलब किसके लिए अनिवार्य था? जो कि आपके ब्रिटिश प्रोविंस थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे, उनका अनिवार्य था उनके लिए कि आपको संघ में सम्मिलित होना पड़ेगा। लेकिन जो राजा थे, ठीक है, भारतीय राज्य थे जहां पर अभी भी राजा हुआ करते थे, उनके लिए ये अनिवार्य नहीं था, ऐच्छिक था। अगर वो चाहते तो संघ में सम्मिलित भी हो सकते थे, नहीं भी सम्मिलित हो सकते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था अंगीकरण, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना, ये ध्यान रखिएगा। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। दोनों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। किस वाइसरॉय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोच्च तरीका है? तो यह स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड लिंथगो द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो प्रश्न है मैं मिक्स तरीके से इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो। वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से क्लास एक चीज तो तय होती है कि हम कम समय में ज्यादा रिवीजन कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड करती हूं। आजकल मैंने देखा है कि आप लोग अब मॉक टेस्ट थोड़ा सा एकदम स्लो होकर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रीलिम्स पता नहीं कब होगा, तो इसलिए थोड़ा स्लो हो गया, और जैसे प्रीलिम्स आएगा आप लोग बहुत तेजी में आ जाते हो। क्लास एक चीज याद रखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो तैयारी होती है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। तो हाँ, अगर आपने मेहनत की है, आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, भाग्य ने आपका साथ दिया, तो आपकी पहली बार में भी सिलेक्शन हो जाता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हो भी जाता है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 2-3 साल, 4 साल, 5 साल संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर आप उन विद्यार्थियों में हैं जिनको कि संघर्ष करना पड़ता है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि एकदम एग्जाम पास आने तक वेट मत करो। 1-2 घंटे का समय अपने लिए निकालो और उसमें पढ़ाई करो और रिवीजन बार बार करो, ठीक है, बार बार रिवीजन करो। इससे आपको फर्क दिखेगा, और एक बार सिलेक्शन हो गया तो पूरा ये जो खराब समय चल रहा है ये आपका खत्म हो जाएगा। मतलब जो दुख है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अपने जॉब के एक अलग चैलेंजेस होंगे। तो लाइफ में चैलेंजेस तो हर पड़ाव में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आपका सिलेक्शन हो गया तो उस दिन आपके जीवन के सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये चैलेंज खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा चैलेंज आपके सामने आ जाएगा। तो सबकी लाइफ जो है ना, उसमें बहुत से चैलेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पर जो मैटर करता है वो आप खुद मैटर करते हो कि आप इन चैलेंजेस को किस तरीके से फेस कर रहे हो, और इस चैलेंजेस को फेस करने के बाद आप और मजबूत हो रहे हो कि कमजोर हो रहे हो। तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, ऑलवेज बी योर बेटर वर्जन। किसी और का बेटर वर्जन बनने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज बी योर बेटर वर्जन। 1% इंप्रूवमेंट आपको डेली बस करनी है अपने अंदर, ठीक है। वो हेयर स्टाइल में करो, स्माइल में करो, बात करने के तरीके में करो, पढ़ाई में करो, हर चीज में करो, ठीक है। बोलने के तरीके में गुस्सा बहुत आता है तो सोचो आज 1% गुस्सा कम करेंगे, ठीक है। अगर मुस्कुराते नहीं तो सोचो 1% मुस्कुराहट चेहरे पे लग के आएंगे, ठीक है। पढ़ते नहीं हो तो 1% थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टाइनी स्टेप बहुत मैटर करता है लाइफ में ना। तो चलो ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। संसद के सदनों की सम्मान करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए बताइए यहाँ पे
क्या दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार है। संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और आखिरी दिया गया है, भारतीय संसद के इतिहास में संयुक्त बैठक केवल 2 बार बुलाई गई थी। अब ध्यान देना, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न बना है कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल हो सकता है वो 6 माह का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है। ठीक है, इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस, 6 मंथ से ज्यादा का इंटरवल नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम अगर बात करें आर्टिकल 108 की, तो इसमें क्या बोला गया है? जॉइंट सेशन की बात की गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, संयुक्त बैठक की बात यहां पर की गई है। और इस संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, जिसकी की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय संसद के इतिहास में संयुक्त बैठक केवल 2 बार बुलाई गई, ये गलत है, 3 बार बुलाई गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन बुलाने का अधिकार है, नहीं, ये भी गलत है, 85 के तहत। तो उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही है बोला गया है? तो 2 और 3 आपका सही है, डी आपका सही उत्तर होगा। अब थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से देखना। हमने आपको बताया अनुच्छेद 108 की जब हम बात करेंगे तो इसमें संयुक्त बैठक की बात की गई है और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक 3 बार आपके ज्वाइंट सेशंस हुए हैं, जिसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1978, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ठीक है, 3 बार ज्वाइंट सेशन हुए हैं, ये याद रखिएगा। यहां पर जो आपका प्रश्न दिया गया था, इसमें खाली 2 सेशंस की बात की गई थी, जो कि गलत था। आगे बढ़े। अब देखिए, जब हम अनुच्छेद 85 की बात करते हैं, आर्टिकल 85 की बात करते हैं, तो इसमें प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की बात की गई है। ठीक है, और ये अधिकार किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम सम्मन करता है ईच हाउसेस को, ठीक है, टू मीट at such time and place as he think fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। क्या दिया गया? ये जो अंतराल है ये 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कौन सा आर्टिकल है? 85 है। प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस और डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, अब मैं इसे समझाने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इस प्रश्न को देखिए, फिर मैं आपको समझाती हूं। यहां पर क्या दिया गया? एडजर्नमेंट साइन डाई। ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाई की बात यहां पर की गई है और पूछा गया है संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में एडजर्नमेंट साइन डाई शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद को सत्र के दौरान स्थगित करना, फिर दिया गया है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना बिना पुनः बैठक की कोई तारीख बताए, लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग करना, और आखिरी दिया गया संसद की बैठक को कुछ घंटे या दिन के लिए स्थगित करना। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एडजर्नमेंट की बात करते हैं, एडजर्नमेंट की बात करते हैं तो 2 आता है, एक एडजर्नमेंट और एक एडजर्नमेंट साइन डाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये यहां पर जो स्पीकर है, या फिर हमें कहना चाहिए जो सदन का अध्यक्ष है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो जो सदन का अध्यक्ष है वो उस दिन की सिटिंग को एडजर्न करता है। जब कहता है कि आज की जो सिटिंग है यहीं पे एडजर्न करते हैं, 1-2 घंटे बाद मिलेंगे या फिर 1-2 दिन बाद मिलेंगे, तो डेट बताकर सेशन को खत्म किया जाता है। एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है? जो अध्यक्ष है वो सेशन को, बैठक को खत्म करता है संसद की, लेकिन अनिश्चित काल के लिए समाप्त करता है, बिना पुनः बैठक की कोई तारीख बताए। मतलब वो अगली तारीख में कब बैठक फिर से बैठेंगे हम लोग संसद में, इसकी तारीख की घोषणा नहीं करता है, इसीलिए इसे साइन डाई कहते हैं। ठीक है, और एडजर्नमेंट मतलब आज की बैठक को खत्म करना, बस ये एकदम सिंपल सा है। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है बी। याद रखिएगा क्लास, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब इस प्रश्न को देख लो, यहां क्या दिया गया है? स्थगन और प्रोरोगेशन की बात की गई है, के बीच में क्या अंतर है ये आपको बताना है।
स्थगन किसी बैठक को समाप्त करना, जबकि प्रोरोगेशन सदन के पूरे सत्र को समाप्त करना। जब हम किसी सिटिंग को समाप्त करते हैं, देखो सेशंस होते हैं, मॉनसून सेशन होता है, ठीक है, आपको पता ना एक सेशन होता है, तो उस सेशन में कई सिटिंग्स होती है, रोज रोज सिटिंग्स बैठती हैं। तो जब एक सिटिंग को, आज के दिन के जो कार्य हैं, आज की जो सिटिंग है, जब उसको समाप्त किया जाता है स्पीकर द्वारा, तो वो कहते हैं एडजर्न, आज खत्म होता है, ठीक है, आज की सिटिंग यहीं पे खत्म होती है। जब पूरे सेशन की, जैसे मॉनसून सत्र की हम बात करें, इस सत्र को हमें खत्म करना है, तो वहां पर प्रोरोगेशन की बात कही जाती है, याद रखिएगा। अभी देखिए, स्थगन किसी बैठक को समाप्त करना, बैठक को मतलब सिटिंग को समाप्त करने की यहां पर बात की गई है, जबकि प्रोरोगेशन सदन के पूरे सत्र को समाप्त करने की बात कही जाती है, मतलब सेशन को समाप्त करने की बात यहां पर कही जा रही है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, स्थगन पीठासीन अधिकारी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा स्थगन किया जाता है, एडजर्न किया जाता है। लेकिन जब हम सेशन को समाप्त करने की बात करते हैं, जब हम पूरे सत्र को समाप्त करने की बात करते हैं, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी आपने यहां पर जो आर्टिकल देखा, 1 मिनट क्लास, ये वाला था, मैंने आपको, हाँ, यहां पर देखिए, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड रिजोल्यूशन, ठीक है, यहां पर तो किसके पास ये अधिकार है प्रोरोगेशन का? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास है। तो जब सेशन को समाप्त करना होगा, प्रोरोगेशन का यूज होगा, तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सिटिंग को समाप्त करना होगा, जो आज की सिटिंग है, तो कौन करेगा? जो अध्यक्ष है वो करेगा, ठीक है, पीठासीन अधिकारी। स्थगन और प्रोरोगेशन दोनों से सदन के समक्ष लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर आपका खाली सही उत्तर क्या है? 1 और 2 है। जब जो डिसोल्यूशन होता है हाउस का, जब लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, तब बिल आपके लैप्स होते हैं, ठीक है, उसके पहले बिल लैप्स नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। विधेयक समाप्त हो जाते हैं? नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर 1 और 2 हो गया। क्लियर है ना क्लास? एक बार और समझाऊंगी, अगर जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होती है। जब भी हम एडजर्नमेंट की बात करते हैं, तो आज की जो सिटिंग है, आज सब बैठे हुए हैं, बैठक चल रही है, तो आज के दिन के कार्य को, आज की सिटिंग को समाप्त करने के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो पीठासीन अधिकारी है, जो आपका प्रिसाइड कर रहा है, वो क्या कहेगा? एडजर्नमेंट कहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, और यहां पर जो टाइम है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, अगली बार हम कब मिलेंगे ये फिक्स रहता है, ठीक है। आज की सिटिंग को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे, ठीक है, इस तरीके से टाइम फिक्स रहता है, ठीक है। अब ये एडजर्नमेंट आपके आवर्स के लिए हो सकता है, डेज के लिए हो सकता है, वीक के लिए हो सकता है, ठीक है। इन दिस केस द टाइम रीअसेंबली इज स्पेसिफाइड, दोबारा कब मिलेंगे, कब रीअसेंबल होंगे, इसे मेंशन कर दिया जाता है। आज के लिए इस सिटिंग को समाप्त करते हैं, अगली बार अगले दिन हम लोग मिलेंगे, या 2 दिन बाद हम मिलेंगे, अभी 5 घंटे बाद हम मिलेंगे, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। एडजर्नमेंट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग नॉट अ सेशन, ठीक है, आपको पता है, खाली सिटिंग को, जो बैठक है उसे समाप्त करता है, सेशन को नहीं, सत्र को नहीं। सत्र को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, और प्रोरोगेशन के थ्रू वो सत्र को समाप्त करता है, ठीक है। एडजर्नमेंट की पावर किसके पास होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। एडजर्नमेंट साइन डाई की जब हम बात करेंगे, तो इसमें बस डिफरेंस यही है कि ये जो साइन डाई है ना, तो ये क्या बताता है कि रीअसेंबल कब होना है, ठीक है, रीअसेंबली कब होगी वो फिक्स नहीं है, दोबारा कब हम मिलने वाले हैं ये फिक्स नहीं है, लेकिन आज की सिटिंग को यहां पर समाप्त कर दिया जाता है। एडजर्नमेंट साइन डाई के बाद बोला जाता है कि राष्ट्रपति प्रोरोगेशन करता है, ठीक है, सत्र को समाप्त करता है। पीठासीन अधिकारी उस सिटिंग को समाप्त करने के बाद ये नहीं बताता है कि अब हम कब रीअसेंबल होंगे, और इसके बाद राष्ट्रपति जो है प्रोरोगेशन लगाता है, मतलब सत्र को समाप्त करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। प्रोरोगेशन मैंने आपको बता दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया गया है कि प्रोरोगेशन मींस द टर्मिनेशन ऑफ सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट। यहां पर प्रेसिडेंट कहता है कि ये सत्र, ये सेशन आपका समाप्त हो गया है, ठीक है, सत्र समाप्त हो गया। अब यहां पर एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑल पेंडिंग नोटिस अदर देन दोज इंट्रोड्यूसिंग
बिल, ठीक है। अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो वो आपका लैप्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑल पेंडिंग नोटिस, जो नोटिस अभी तक पेंडिंग थी, जो कि इंट्रोड्यूस भी नहीं की गई थी, वो आपकी लैप्स हो जाएगी। लेकिन अदर देन दोज फॉर इंट्रोड्यूसिंग बिल, जो बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है वो आपका नहीं लैप्स होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब भी हम एडजर्नमेंट की बात करेंगे तो टर्मिनेट अ सिटिंग, ठीक है। लेकिन रीअसेंबली के बारे में पता रहता है कि कब फिर से रीअसेंबल होने वाले हैं, ठीक है। जब एडजर्नमेंट साइन डाई की बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है कि हम सेशन को टर्मिनेट कर रहे हैं लेकिन फिर अगली बार मिलने वाले हैं, इसकी भी डेट नहीं पता है, ठीक है। जो सिटिंग है, सेशन नहीं, सॉरी क्लास, ध्यान दीजिएगा, सिटिंग जो है वो आपकी टर्मिनेट हो गई है, मतलब खत्म हो गई है, और कोई भी डेट या टाइम या कब मिलना है वो भी नहीं बताया गया है, मेंशन नहीं किया गया है। प्रोरोगेशन मतलब सेशन खत्म हो गया है, पूरा सत्र खत्म हो गया है। डिसोल्यूशन मतलब तो हाउस ही आपका डिसॉल्व कर गया है, ठीक है, क्लियर है, हाउस डिसॉल्व कर गया है। चलो अगला प्रश्न देखिए क्लास, संविधान के संशोधन नियता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। अमेंडमेंट की बात यहां पर की गई है। ऐसा संविधान जिसे बहुत आसानी से बदला या संशोधित किया जा सकता है उसे अक्सर लचीला कहा जाता है। ऐसा संविधान जिसे संशोधित करना बहुत मुश्किल होता है उन्हें कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी इजिली चेंज्ड और मॉडिफाइड इज ऑफन कॉल्ड द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कभी इसका रिजिड दिखेगा, ठीक है, और कभी फ्लेक्सिबल। भारत की जब हम बात करते हैं, अभी देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड आर रिजिड, ठीक है। फ्लेक्सिबल जहां पे जो संशोधन है बहुत आसानी से कर दिया जाए, रिजिड जहां पर संशोधन करना, अमेंडमेंट करना इतना आसान ना हो। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो क्या भारत संविधान जो है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं, हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों दिखती है हमारे यहाँ। आप देखेंगे कुछ संविधान संशोधन जो है वो मेजॉरिटी के बेसिस पे होते हैं विद द कंसेंट ऑफ स्टेट, और कुछ अगर सिंपल मेजॉरिटी भी मिल जाए तब भी। कुछ को अमेंड करने के लिए, संशोधन करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और जब संघीय ढांचा की बात आती है तो राज्यों की भी हामी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत है पूछा गया है, तो सी हो जाएगा, ठीक है क्लास ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देख लो, साधारण बहुमत की हम बात करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी की। तो सिंपल मेजॉरिटी की बात हमेशा वहां पर संविधान संशोधन की बात होती है जो कि आपके आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं है। आर्टिकल 368 आपका क्या है, यहां पर हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, और आर्टिकल 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होता है वो आपके विशेष बहुमत से होता है या फिर विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुमोदन से, रेटिफिकेशन से। तो ये दोनों अमेंडमेंट जब होता है तब वहां पर आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब विशेष बहुमत की बात हो प्लस विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जब हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो वहां पर आर्टिकल 368 की बात नहीं होती है। अब ध्यान देना, सिंपल मेजॉरिटी को समझ लो, साधारण बहुमत को समझ लो। साधारण बहुमत में क्या कहा गया है, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 50% से ज्यादा मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। अगर 50% से ज्यादा लोगों ने किसी बिल को पास करने के लिए बोला तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी की बात यहां की गई है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 500 है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, एग्जाम्पल समझो, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 500 है, ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो कितने हैं, 300 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, 300 लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन जो वोट कर रहे हैं आज के दिन वो 280 लोग ही हैं, ठीक है। 300 लोग आज उपस्थित हैं लेकिन उसमें से 20 लोग वोट नहीं करना चाह रहे हैं, खाली 280 लोगों ने ही उस दिन वोट किया। तो सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के लिए क्या होना चाहिए, मोर देन 50% ऑफ
प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो हटा दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना हो गया, 140, 50% होगा, तो मोर देन 50% मतलब आपका हो गया 141, ठीक है। ये चीज समझ में आया, समझ में आया। तो हमेशा याद रखिएगा साधारण बहुमत की जब भी हम बात करेंगे तो ये आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। पहली चीज यहां पर है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर हम मान के चल रहे हैं लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 500 है, उसमें से कितने लोग प्रेजेंट हैं, 300 लोग प्रेजेंट हैं, और उन 300 लोग में से खाली 280 लोग आपका वोट कर रहे हैं, तो आपका 50 मोर देन 50% कितना होगा, 141 होगा, ठीक है। 141 अगर आपका फेवर में वोट मिल गया तो वो बिल आपका पास हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, सिंपल मेजॉरिटी है जो कि आपके आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है, साधारण बहुमत। अब ध्यान दो, हम स्पेशल मेजॉरिटी की भी बात कर लेते हैं, विशेष बहुमत की भी बात कर लेते हैं। यहां पर दो क्लॉजेस हैं। पहला क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, सदन की कुल सदस्य की जो संख्या का बहुमत होना चाहिए, ठीक है, संख्या का बहुमत है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, 2/3 की बात की है प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्लियर। अब यहां पर समझो, राज्यसभा में अगर जो स्ट्रेंथ है वो 245 टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स आपकी प्रेजेंट हैं वो 210 मेंबर प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहां पर ध्यान दो, यहां पर हम मान रहे हैं कि 210 जो मेंबर्स है वो प्रेजेंट हैं और वो वोट भी कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो आप क्या निकालेंगे, 2/3 इंटू 210, तो ये 1 हो गया, ये 70 हो गया, इंटू 140, ठीक है। तो 2/3 ऑफ 210 कितना हो जाएगा, 140 वोट आपके चाहिए, ठीक है। और क्या, टू फुलफिल द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप कंडीशन एटलीस्ट 123 मेंबर्स मोर देन हाफ ऑफ द 245 मस्ट सपोर्ट द अमेंडमेंट। यहाँ क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कितने मेंबर्स हैं, 245 टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी कितनी होगी, 50% प्लस 1, ठीक है। तो 245 को जब आप मेजॉरिटी देखोगे तो 123 हो जाएगी, क्लियर हो गया ना। तो यहां पर ये याद रखिएगा, क्लास जो बता रही हूं, बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिनको समझ में आ जाता है, जिनको नहीं समझ में आता फिर उनको नहीं आता है। जब हमने आपसे बात की थी सिंपल मेजॉरिटी की, तो वहां पर मैंने बोला था आपसे मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। लेकिन जब हमने स्पेशल की बात की तो यहां पे हमने मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप की बात की, किसकी बात की, टोटल मेंबरशिप की बात की, ठीक है, मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर। तो यहां पर अगर 245 थे तो इसका आधा आपका हो जाएगा 122.5, जिसको कि हम लिख सकते हैं 123, मतलब मोर देन 53, 123, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उस दिन कितने लोग प्रेजेंट हैं आपके, ध्यान दीजिए 210 ही प्रेजेंट हैं, तो 2/3 इंटू 210, ये दोनों याद रखिएगा, तभी स्पेशल मेजॉरिटी कहलाती है। यहां पर दो क्लॉज है, क्लियर। चलो, हाँ, अब यहां पर जब हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, जब संघीय ढांचा की बात आती है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है, और फेडरल स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरीके का चेंजेस करना होता है, तब याद रखिएगा, तब उसमें स्टेट द्वारा भी उससे पारित करना, रेक्टिफाई करना, हाफ ऑफ द स्टेट द्वारा उससे पारित करना अनिवार्य होता है, ये याद रखिएगा। हाफ ऑफ द स्टेट उसे पारित करेगा, रेक्टिफाई करेगा, ठीक है, तब स्टेट की भी सहमति लेना अनिवार्य होता है जब संघीय ढांचा में किसी भी तरीके का चेंज करना होता है। लेकिन स्टेट में जब उस बिल को पास कराया जाएगा तो वो आपका सिंपल मेजॉरिटी, वहां स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंटर में
स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है जब फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का चेंज करना है, लेकिन जब राज्यों में उस बिल को आपका पारित कराने की बात होगी तो वो वहां पर साधारण बहुमत से भी पारित करा सकते हैं, और आधे से ज्यादा स्टेट अगर उसे पारित करा देंगे तो वो बिल आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। चलो, कहीं पर भी डाउट होता है तो बताइएगा। एक्सप्लेनेशन कभी कभी लंबी खिंच जाती है तो आशा करती हूँ दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन कहीं पर भी अगर दिक्कत होती है तो बताइएगा क्लास, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो ऐश्वर्या मैम को पता नहीं चलेगा डाउट कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चलो, इस प्रश्न को देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तो वहां पर भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, और मनी बिल में भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आप इसको थोड़ा सा आप वो स्किप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, तो बात दूसरी है, लेकिन हम संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल की बात करेंगे या मनी बिल की बात करेंगे तो विशेष बहुमत की, इसको छोड़ दीजिए, इसको प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? साधारण बहुमत की बात की गई है। अच्छा, यहाँ पे स्पेशल की बात की गई थी ना, एक मिनट देख लिया, विशेष बहुमत की बात की गई थी, कहाँ गया, हाँ, विशेष बहुमत की बात की गई थी। चलिए, यहां पर सिंपल मेजॉरिटी की बात की गई है, मतलब आर्टिकल 368 की यहां पर यूज नहीं है। तो यहां पर जब हम आर्टिकल किसकी बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 दोनों को हम सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत के साथ संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 में किसी भी तरीके का संशोधन करना होगा तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, ये चीज पहले भी बता दी है मैंने आपको, क्लियर है, ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एडमिशन ऑन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात की जाती है, ठीक है ना, किसी नए राज्य के गठन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये याद रखिएगा। चलो, इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे, ध्यान दीजिए। संविधान में सभी संशोधन केवल संसद में ही शुरू किए जाते हैं, ठीक है। ऑल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट। साधारण विधेयक की तरह संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति के पास इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी आपका बिल संविधान संशोधन से रिलेटेड होगा, ठीक है, जब संविधान संशोधन की बात की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जाएगी, तो उसे खाली पार्लियामेंट में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, लोकसभा में या राज्यसभा में इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्लियामेंट में ही खाली वो आपका इंट्रोड्यूस होगा। ऑल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। लाइक एन ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि उसको रीसेंड कर दे, ये गलत है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका गलत है। जब भी हम मनी बिल की बात करते हैं या फिर संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपना एसेट देना ही पड़ेगा, ठीक है, वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये चीज क्लियर है। और एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी संविधान संशोधन बिल में, ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, जो कि हमने आर्टिकल 108 में डिस्कस किया है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, ठीक है, ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती। यहां पर कौन सा इनकरेक्ट है बोला गया है, तो 2 आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट आर्टिकल, यहां पर जब हम बात करते हैं संविधान संशोधन 24वें की, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड ही कैन नॉट सेंड इट बैक फॉर द रिकंसिडरेशन, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से मनी बिल में भी प्रेसिडेंट रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होती है। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट of the following statements require a consent of at least half of the state legislature।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी संघीय ढांचा में किसी भी तरीके का परिवर्तन आएगा फेडरल स्ट्रक्चर में, तो वहां पर राज्यों के भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी, एटलीस्ट हाफ ऑफ दी, ठीक है। ये हाफ ऑफ द स्टेट की बात यहां पर की गई है, ये याद रखिएगा। हाफ ऑफ द स्टेट जो है उसे उस बिल को पास करना होगा विथ सिंपल मेजॉरिटी, ये भी याद रखिएगा। जब हम सेंटर की बात करेंगे वहां पर तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, लेकिन स्टेट्स के लिए सिंपल मेजॉरिटी है। यहां पर भी एग्जामिनर फंसाने का प्रयास करता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। पहला तो आपका फेडरल प्रोविजन की ही बात कर दी गई है, संविधान के संघीय ढांचा की ही बात कर दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो इसमें तो जरूरत होगी ही। राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, और चौथा बात की गई है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉर्डर एंड नेम ऑफ द स्टेट। तो ये देखिए चौथा, नए राज्य का गठन या राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो ये तो मैंने आपको बताया है, ये तो आपका साधारण बहुमत से होता है, सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। ये तो आपका आर्टिकल 368 के अंतर्गत भी नहीं आता है, तो ये तो रेक्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होगी। और जैसे ही आप चौथे को हटाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1 2 3, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। अगला देखिए, इस प्रश्न को देखिए, बड़े प्रश्न हैं लेकिन देख लीजिए एक बार। जब संशोधन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित किसी अनुच्छेद को संशोधित करना होता है, तो यह आवश्यक है कि राज्य अपनी सहमति दे। When the amendment aims to modify an article related to distribution of power between the state and the central government, it is necessary that the state must give their consent. केवल आधे राज्यों की सहमति और राज्य विधानमंडल के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। बताइए, कंसेंट ऑफ ओनली हाफ ऑफ द स्टेट एंड स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे। और ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोला गया है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास, ध्यान से देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम संघीय ढांचा की बात करेंगे, संघीय ढांचा मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है, शक्ति के वितरण की बात हो रही है। तो जब भी शक्ति के वितरण में किसी भी तरीके के चेंजेस किए जाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके के चेंजेस किए जाएंगे संघीय ढांचा में, तो वहां पे स्टेट के रेक्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो कंसेंट है वो हाफ ऑफ द स्टेट द्वारा मिलना चाहिए, ठीक है, आधे राज्यों द्वारा इस कंसेंट को मिलना चाहिए, लेकिन ये पास होना चाहिए विथ सिंपल मेजॉरिटी। मैंने आपको बताया है, जब हम राज्यों की बात करेंगे तो वहां पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम केंद्र की बात करेंगे, सेंटर की, वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। आधे राज्यों द्वारा उसे साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। तो कौन सा इनकरेक्ट है, केवल 2 आपका जो है वो इनकरेक्ट है, बी आपका सही उत्तर हो गया। इस प्रश्न को देखिए, ये आपके अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, 15, 54, 52, 61। सबसे आसान तो कौन सा है, 61, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 61। 61 के तहत क्या हुआ था, जो वोटिंग एज थी उसे 18 वर्ष कर दिया गया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था वोटिंग एज को। तो डी का तो फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट हो गया, डी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है। अब 54 बताइए, 52 बताइए और 15 बताइए। मैंने आपको हिंट दे दिया है, यहाँ पर 2 ऑप्शन ए बी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है बी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बी। जब हम बात करते हैं 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो वो आपका रिलेटेड है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु से, ठीक है, रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। और जब हम 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से रिलेटेड है। और 52nd जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। ये भी कई बार पूछा गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो वो आपका है
50 सेकेंड। अगर आपने 50 सेकेंड सी का भी फोर्थ बता दिया था तब भी आप फंसे रहते। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को 42nd, 38, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है। सेक्युलर टर्म किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, प्रीएम्बल में जोड़ा गया, प्रस्तावना में? तो 42nd। सोशलिस्ट सेक्युलर टर्म को तब जोड़ा गया है, तो ए का थर्ड हो जाएगा, 2 जगह दिया गया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कब एबॉलिश मतलब हटाया गया? तो ये 44th, तो सी का सेकेंड, सी का सेकेंड। ठीक है, बी का फर्स्ट। 38 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? कर्टेलमेंट ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? सी। सही उत्तर क्या है? सी सही उत्तर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जल्दी से रिवाइज करा दूं, फिर इस सेशन को खत्म करूंगी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, इसी के तहत 9वीं सूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। 7th को देखेंगे 1976 में हुआ था, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, राज्य के पुनर्गठन से रिलेटेड था। 24 जो था वो संसद को संविधान संशोधन की स्पष्ट शक्ति देने से रिलेटेड था। फिर यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, 44th, 42nd, 36, 52nd, 61, ये याद रखिएगा। 61 जो है वो 1989, जिसमें कि वोटिंग एज को 21 से 18 घटा दिया गया था। 52nd किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 44th में आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। 42nd की जब हम बात करते हैं तो इसे तो हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। कई संविधान संशोधन किए गए थे, जिसमें से महत्वपूर्ण है कि सेकुलर और सोशलिस्ट ये जो टर्म है इसको हमारे प्रस्तावना में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी में भी चेंजेस किए गए थे। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी आपका जोड़ा गया जो कि शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यहाँ लिखा भी होगा, देखते हैं। हाँ देखो, 86 जो था 2002 में शिक्षा का अधिकार, जिसे हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया, और इसमें ये कौन सा अनुच्छेद है? 21A है। ठीक है, याद रखिएगा। 73rd जो है वो पंचायती से रिलेटेड है, पता है आपको, पंचायत राज व्यवस्था से रिलेटेड है। 74th जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें नहीं दिया गया है, जिसमें कि सहकारी समितियों से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। ठीक है, चलो 100वां का देखेंगे तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से रिलेटेड है। 101 में जीएसटी लागू करने हेतु संविधान किया गया है। 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात की गई है, उनके लिए आरक्षण 10% किया गया है। 104 में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, जो एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया था, और SC/ST आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो चलो इसी तरीके के और क्वेश्चन हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। देखिए क्लास, मुझे पता है प्रीलिम्स अभी बहुत दूर है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि प्रीलिम्स पढ़ते रहिए, साथ ही साथ मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं तो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको जारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में मैं आपको बता दूं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स लेकर आया है, जिसमें एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को। ठीक है, यहाँ पर प्रीलिम्स के जो PYQs हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे, मेंस में आंसर किस तरीके से लिखना है वो भी आपको बताया जाएगा, प्लस इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलो क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास।